हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हमने स्टार्च के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखा था कि जो हमारा स्टार्च है उसके अंदर क्या पाया जाता है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन पाया जाता है। अब स्टार्च को हम किस तरीके से फूड में यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस हम इसमें स्टार्च में होती है जिसके चलते हम उसे एज अ फूड हम उसे कंज्यूम करते हैं, या फूड में स्पेशल प्रॉपर्टीज़ के लिए हम उसको यूज़ करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टार्च। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टार्च की क्या क्या फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ होती है। तो सबसे पहला है जिसकी जो फंक्शनल प्रॉपर्टी होती है वो है जेलेटिनाइजेशन। क्या है जेलेटिनाइजेशन? मतलब कि जेल बना लेता है। जैसे कि आप देखोगे तो जो हम सूप पीते हैं तो सूप में क्या होता है, वो एक जेल जैसा कंसिस्टेंसी फॉर्म कर लेता है, बिल्कुल जेल जैसी कंसिस्टेंसी लगती है। क्यों? क्योंकि स्टार्च में एक क्वालिटी होती है जेल बनाने की। ठीक है, जैम जेलीज वगैरह में जो जेल बनता है, ठीक है, सब किसके कारण बनता है, हमारे स्टार्च के कारण बनता है। तो इसमें क्या है, जो हमारा स्टार्च मॉलिक्यूल होता है, इसको जब हम वाटर के साथ मिला करके हीट करेंगे तो क्या होगा, जो स्टार्च मॉलिक्यूल जो है वो स्वेल अप हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ये स्टार्च मॉलिक्यूल है, हमने वाटर और पानी में उसको हीट किया तो ये क्या हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा, इसके अंदर पानी चला जाएगा और जो मॉलिक्यूल है वो स्वेल अप हो जाएगा। और इसी के चलते क्या होगा, जो एक मॉलिक्यूल के अंदर एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन होगा वो टूटने लगेगा। ठीक है, वो टूट जाएगा, जिसके चलते जेलिसन यानी कि जेल बनना शुरू हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, जेलेटिनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, आपको सबको ही पता है कि हमारे स्टार्च में कितने तरह के दो चेन्स पाई जाती है, एक है हमारी एमाइलोज की, एक है हमारी एमाइलोपेक्टिन की। तो इसमें क्या होता है, आपने एक स्टार्च को हीट दी, ठीक है, और पानी उसके साथ साथ वाटर उसमें डाला। ठीक है, तो वाटर से क्या होगा, वो जो स्टार्च मॉलिक्यूल है सबसे पहले तो वो स्वेल हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या घुस चला जाएगा, पानी चला जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वाटर डाल जाने के चलते वो स्वेल अप हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, फूल जाएगा। ठीक है, तो उसके अंदर पानी चला जाएगा तो स्वेल हो जाएगा। फिर इसके अंदर के जो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन है वो हमारे ब्रोकन हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो एमाइलो अलग हो जाएगा और एमाइलोपेक्टिन अलग हो जाएगा। जो दाना है जो हमारे ये रप्चर हो जाएगा, यानी कि ये फट जाएगा। तो इसके अंदर का जो एमाइलोज बाहर निकल आएगा और एमाइलोपेक्टिन भी हमारे इसके अंदर बाहर आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि आपका जो जेल है, जेल को हमने जो हमारा वो है स्टार्च है, स्टार्च को हमने टेम्परेचर दिया। ठीक है, तो ये स्वेलअप हुआ, ये रप्चर हो गया, फट गया, तो इसके अंदर का जो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन है वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो यही हमारा बाहर आ जाएंगे और फिर वो क्या कर देंगे, एक जेल फॉर्म बनाना शुरू कर देंगे, जिसको हम जिलेसन या फिर जेल फॉर्मेशन स्टार्ट हमारा हो जाएगा। जेलेसन इसको हम बोलते हैं जेलेटिनाइजेशन, इसको हम क्या बोलेंगे, जेलेटिनाइजेशन की प्रोसेस हम इसे बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा जेलेटिनाइजेशन प्रोसेस के बाद क्या होगा, जेलेटिनाइजेशन प्रोसेस के बाद हमारा क्या होता है, इसके बाद हमारा रिट्रोग्रेडेशन होता है, फिर मार्बलिंग ऑफ द फूड होता है, यानी कि हार्डनिंग ऑफ द फूड होता है, हार्डनिंग ऑफ द फूड होता है। इसके बाद हमारा सिनरेसिस और वीपिंग होता है। ठीक है, जिसमें हमारा लिक्विड जो है वो जल से सेपरेट हो जाता है। ये हमारा कई बार एग्जाम में आ चुका है। वो किस तरीके से देते हैं, वो आपको प्रोसेस देते हैं। प्रोसेस कैसे देते हैं, सबसे पहले जेलेसन, दूसरा जेलेटिनाइजेशन की प्रोसेस होती है स्टार्च में। ठीक है, थर्ड नंबर पे उसका रिट्रोग्रेडेशन होता है, फिर मार्बलिंग ऑफ द फ्रूट होता है, 3 नंबर पे ये है, 4th नंबर पे ये है, 5th नंबर पे हमारा सिनरेसिस या वीपिंग होता है। ठीक है, तो इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में कि इसमें है क्या क्या। तो ये आपकी सीरीज से लगाने में आ जाता है। सबसे पहले अगर हम स्टार्च के मॉलिक्यूल को हीट करेंगे पानी के अंदर, वाटर के अंदर, जब हम उसे हीट अप करते हैं तो क्या होगा, उसमें सबसे पहले तो जेलेसन होगा, यानी कि जेल बनना शुरू कर देगा, फिर जेलेटिनाइजेशन यानी कि जेल बन जाएगा, उसके बाद उसमें रिट्रोग्रेडेशन की प्रोसेस होगी, फिर उसमें मार्बलिंग की प्रोसेस होगी, फिर उसमें सिनरेसिस और वीपिंग की प्रोसेस होगी। ठीक है, रिट्रोग्रेडेशन में क्या होता है, आपने कभी देखा होगा कि जब हम राइस को बॉईल करते हैं तो राइस सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, एक तरह से उसमें क्या बनना शुरू हो जाता है, जल बनना शुरू हो जाता है। और फिर उसी राइस को जब हम रख देंगे और थोड़ी देर बाद हम उसे देखते हैं तो वो राइस वापस क्या होता है, हार्ड सा होने लगता है। ठीक है, राइस जो है वो हार्ड होने लगता है, वो क्या है, वो हमारी रिट्रोग्रेडेशन की प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद मार्बलिंग का मतलब क्या होता है, फूड जो है हार्डन ऑफ द फूड, जब फूड जो है वो हार्ड हो जाता है, जो हमारा जेल बना है, जेल जो है वापस किस में आ जाता है, हार्ड शेप में आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं,
मार्बलिंग ऑफ द फूड। ठीक है, फिर उसके बाद सिंथेसिस में होता है कि जब उसमें वाटर अलग हो जाता है। आपने देखा होगा जो हम दाल रखते हैं या कोई किसी भी तरीके का जेल हम यूज़ करते हैं, जब हम उस जेल को काफ़ी दिनों तक फ्रिज में रखे रहेंगे या बाहर रखे रहेंगे तो क्या होता है, उस जेल के ऊपर जो जैम हो गया या फिर हमारी घर में जो हम दाल बनाते हैं कुकड हमारी पल्सेस हो गई, तो उसके बाद क्या होता है, जब आप उसे रख दोगे फ्रिज में 1-2 दिन बाद तो पल्सेस के ऊपर क्या आता है, दाल के ऊपर पानी पानी आ जाने लगता है। ठीक है, वाटर वाटर उसका सेपरेट होने लगता है, तो वो क्या है, वो हमारा सिंथेसिस है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोसेस में आता है। तो हमारा रिट्रोग्रेडेशन में क्या होता है, जेलेटिनाइजेशन में क्या होता है, जब हम स्टार्च को सबसे पहला क्या हो गया हमारा जेलेटिनाइजेशन, यानी कि जेल बनने की प्रोसेस। ठीक है, जेल बनने की प्रोसेस में क्या होता है, जब हम स्टार्च को हम लिक्विड के साथ हीट करेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तब क्या होगा, स्टार्च मॉलिक्यूल जो है स्वेलअप होने लगेंगे और अपना जो वाटर है वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे, अपने अंदर वाटर को सोख लेंगे। ठीक है, इसके चलते जो उसके अंदर के एच बॉन्डिंग्स है, किसके, अमाइलोपेक्टिन के चलते के साथ जो एच बॉन्डिंग्स है वो हमारी क्या हो जाएंगी, टूटने लगेंगी, जिसके चलते क्या होगा, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन जो हमारा है वो हमारा रिलीज हो जाएगा, वो अलग अलग हो जाएंगे, और अलग अलग होंगे तो वो क्या है, जो हमारा मॉलिक्यूल्स था वो फट जाएगा, फटने के बाद रप्चर होने के बाद जो हमारा एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन है वो बाहर आ जाएगा, जिसके चलते स्टार्च में पेस्ट जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, यानी कि जो उसका गाढ़ापन है, जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि हमारा जब हम सूप बनाते हैं तो सूप को जब हम हीटअप करते हैं तो वो उसकी कंसिस्टेंसी क्या हो जाती है, काफ़ी गाढ़ी गाढ़ी कंसिस्टेंसी उसकी होने लगती है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम जेलेटिनाइजेशन। ठीक है, ये प्रोसेस हमारी क्या है, जेलेटिनाइजेशन की प्रोसेस ये होती है। स्टार्च को तरल लिक्विड में लेंगे हम, और पानी गर्मी में यानी कि हीट देंगे, उसे गर्म करेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो क्या होगा, स्टार्च अणु स्वेलअप हो जाएंगे और जो हमारा जल है उसको अवशोषित करेंगे। ठीक है, जो उसके बीच में एच बॉन्ड है वो टूटने लगेगा। एच बॉन्ड का मतलब क्या है, जो हमारा एमाइलोज एमाइलोपेक्टिन है आपस में एक दूसरे से बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं, ये एमाइलोज है ये एमाइलोपेक्टिन है, ये टूट जाएंगे। ठीक है, एच बॉन्ड उनके बीच का टूट जाएगा। फिर क्या है, रिलीज एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, और जो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन है वो रिलीज हो जाएगा, और जो हमारा स्टार्च पेस्ट है वो चिपचिपापन होने लगेगा, मतलब स्टार्च पेस्ट जो है वो उसकी विस्कोसिटी यानी कि गाढ़ापन जो है उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, जेलेटिनाइजेशन है। ठीक है, समझ में आ गया, जेलेटिनाइजेशन कुछ भी नहीं है, जब भी हम स्टार्च को वाटर के साथ हीट करते हैं, उसे उबालते हैं, गरम करते हैं, बॉईल करते हैं वाटर के साथ, है ना, तो वो क्या होता है, जैसे कि हम आलू बॉईल करते हैं तो क्या होता है, उसका जो आलू के अंदर का जो स्टार्च है वो हमारा सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, वाटर चला जाता है और जो उसका वो है हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो टूट जाता है, और जो उसका क्या है, उसका जो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन है वो बाहर निकल आते हैं। ठीक है, अगर उसको हम कंटिन्यूसली और भी हीट करते रहेंगे तो आलू और भी सॉफ्ट हो जाएंगे, पोटैटो बिल्कुल इतने सॉफ्ट हो जाएंगे कि वो बिल्कुल एक क्या बना लेंगे, गाढ़ा गाढ़ा सा वो बना लेंगे। हमारा जो कंसिस्टेंसी है विस्कोसिटी वाला उनकी इंक्रीज हो जाएगी, वो एक हमारा क्या बना लेंगे, जेल के फॉर्म में वो आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा जेलेटिनाइजेशन हो गया। जैसे हम राइस में होता है ये, इसके अलावा कोई किसी भी चीज़ में स्टार्च को जब हम बहुत हीट करेंगे तो स्टार्च क्या हो जाता है, जैसे कि हमारा राइस को हम करते हैं ना, राइस को बहुत सारा हम जब हीट करते हैं उसके वाटर के साथ एक लिक्विड सा आ जाता है। ठीक है, तो वो क्या है, वो हमारा जेलेटिनाइजेशन ही है। ठीक है, उसके बाद हमारा जेलेटिनाइजेशन के बाद है क्या क्या, जेलेटिनाइजेशन को फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब किस तरीके का जेल बनेगा, किस तरीके का जेल बनेगा, इसके लिए क्या क्या फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं। जैसे हाई एमाइलोपेक्टिन है स्टार्च, जैसे कि स्टार्च में क्या होगा, हाई एमाइलोपेक्टिन है। अगर जो हमारा स्टार्च है, मैंने बताया था ना, स्टार्च में एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन दोनों पाए जाते हैं। 20-30% हमारा एमाइलोज पाया जाता है, बाकी 70-80% हमारा क्या पाया जा रहा था, हमें एमाइलोपेक्टिन पाया जा रहा था। तो जिस स्टार्च में जितना ज़्यादा एमाइलोपेक्टिन बनेगा उतना ज़्यादा ही उसकी जो उसका जो जेल है उतना ही ज़्यादा थिक और अच्छा बनेगा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था अमाइलोज जो होता है वो तो सिंपल चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें, तो वो सिर्फ 1-2 जगह से ही टूटता है, तो इतनी जल्दी नहीं टूट पाता है और इतना अच्छा वो जेल नहीं बनाता है। ठीक है, लेकिन जो एमाइलोपेक्टिन है वो हमारी क्या होती है, ब्रांच चेन होती है, तो उसमें अलग अलग जगह से अनेकों जगह से टूटने के जो है उसमें चांसेस होते हैं, जिसके चलते क्या होता है, वो अच्छे से उसमें वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है और उसमें जेल जो है अच्छा बनता
है, ठीक है, अपना थिक जेल बनता है। जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल, जितने बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे स्टार्च के, ऑब्वियसली ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होगा तो उसके अंदर मटेरियल ज़्यादा होगा, ज़्यादा बड़ा मॉलिक्यूल्स है स्टार्च का तो उसके अंदर मटेरियल ज़्यादा होगा, जिसके चलते थिक और गुड अच्छा जेल बनता है, ठीक है। फैट, प्रोटीन, शुगर और फैट। अगर आप बहुत अपने जेल बनाते समय जब आपको जेलेटिनाइजेशन की प्रोसेस बनानी है उस समय अगर आप प्रोटीन, फैट, शुगर या सॉल्ट उसमें ऐड कर दोगे तो उसका जो जेलेटिनाइजेशन है वो डिक्रीज जाएगा, मतलब फिर वो इतना अच्छा जेल नहीं बनेगा। क्योंकि ये क्या करते हैं, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, ये जेलेटिनाइजेशन को घटाते हैं, ठीक है। इसीलिए जब हमें किसी चीज़ का जेल फॉर्म करना होता है तो हम उसमें फैट, प्रोटीन, शुगर, सॉल्ट अगर हमें ऐड करना है तो हम जेल बनने के बाद ऐड करते हैं उसमें, ठीक है, पहले नहीं ऐड करते। अगर हम पहले ही ऐड करेंगे तो जेल बनने में हमारी दिक्कत आएगी, ठीक है। जैसे जेलीज वगैरह में हम बाद में ऐड करते हैं, चीनी, ऑयल, तेल, ये जो कुछ भी हमें ऐड करना है हम बाद में ऐड करेंगे, पहले नहीं ऐड करेंगे, ठीक है, नहीं तो हमारा जेल जो है सही से नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा जो क्या करता है, जेलेटिनाइजेशन को डिक्रीज करता है। इसके अलावा अगर हम फैट ऐड कर रहे हैं तो फैट क्या है हमारा, जैसे कि ये हमारा स्टार्च का मॉलिक्यूल है तो स्टार्च के मॉलिक्यूल के ऊपर कोट कर देता है फैट, ठीक है। फैट तो ऑयली होता ही है, अब वो क्या करता है, स्टार्च के मॉलिक्यूल को कवर कर लेता है, उसके ऊपर वो क्या करता है, एक कोट बना देता है। तो इससे क्या होता है, वाटर उसके अंदर जा नहीं पाता, जिसके चलते वो उसे तोड़ नहीं पाता उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स को, और तोड़ नहीं पाता तो जल सही से नहीं बनता है। इसीलिए ये चीज़ें हमें जल बनने के बाद ऐड करनी चाहिए, ठीक है। स्टीयरिंग, अगर आप बार बार उसको हिला रहे हो स्टीयरिंग को तो उससे भी क्या होगा, आपका जो ज़्यादा गुड पेस्ट स्ट्रक्चर आपका बनेगा, ठीक है। और बल्कि ये भी कहते हैं कि अगर आप बार बार उसको हिलाते रहोगे तो उसका जो जेल है वो उतना अच्छा फॉर्म नहीं होगा। इसका ये आप हटा देना, इसमें जेल अच्छे से फॉर्म नहीं होगा अगर आप ज़्यादा स्टीयरिंग कर रहे हो तो। इसका रीज़न मतलब कि आप हिला रहे हो बार बार, तो क्योंकि जो हमारा मॉलिक्यूल बन रहा है, जो जेल बन रहा है वो जेल बार बार डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके चलते कि एक सही से जेल फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। अगर बार बार आपको क्या करना है, उसे हिलाना नहीं है जेल बनते समय। फिर वाटर है, सफिशिएंट वाटर अमाउंट होना चाहिए, पानी इतना होना चाहिए, जल हम इतना यूज़ करें उसमें कि जो जेल है वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके और एक अच्छा जेल फॉर्मेशन हो सके, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, कुछ फैक्टर्स हैं, क्या क्या फैक्टर हमारे होते हैं अच्छा जेल बनाने के लिए। स्टार्च में उच्च एमाइलोपेक्टिन, अच्छा और गाढ़ा पेस्ट, स्टार्च का बड़ा अणु जितना बड़ा अणु होगा उतना ही गाढ़ा जेल बनेगा। वसा, प्रोटीन, चीनी, नमक जेलेटिनाइजेशन को घटाते हैं। हिलाने से अच्छा पेस्ट नहीं बनेगा, ये इसका अच्छा पेस्ट ठीक से नहीं बनेगा, नहीं आएगा इसमें बीच में। साथ ही साथ पानी जो है हमारा, पर्याप्त मात्रा में जल हमें इसमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो जल आपको समझ में आ गया, जल में कुछ भी नहीं है। जेलेटिनाइजेशन का मतलब क्या है, वाटर में हम स्टार्च को डाल करके हीट करते हैं, उबालते हैं तो उसमें क्या होता है, वो जेल फॉर्म में आ जाता है। जैसे कि हम सूप बनाते हैं, राइस को बॉईल करते हैं तो राइस जो है बहुत ज़्यादा स्वेलअप हो जाता है, और अगर आप उसे कंटिन्यूसली हीट करते ही रहोगे तो वो बिल्कुल किस फॉर्म में हो जाएगा, एक बिल्कुल कंसिस्टेंसी उसकी गाढ़ी गाढ़ी लिक्विड फॉर्म में राइस भी आ जाता है, ठीक है। तो ये सब हमारा जेलेटिनाइजेशन है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा रिट्रोग्रेडेशन, ठीक है। जेलेटिनाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है वो होती है रिट्रोग्रेडेशन। हमारा जेल फॉर्म हो गया, आफ्टर जेल फॉर्मेशन हम क्या करते हैं, कुछ समय के लिए उसको अलग रख देते हैं और उसे ठंडा होने देते हैं, कूलिंग कर देते हैं, उसे स्टोरेज कर देते हैं। तो स्टोरेज करने के बाद जो मैंने बताया था ना कि जेलेटिनाइजेशन में हमारा क्या होता है, जो हमारा एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन के बीच में, जो हमारा एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन के बीच का जो बॉन्ड टूट गया था, जब हम इसको जेलेटिनाइजेशन जो हमने जेल बनाया है उसको कुछ देर के लिए रख देंगे तो जो एमाइलो और एमाइलोपेक्टिन का जो बॉन्ड टूट गया था वो वापस अपना बॉन्ड बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। वो वापस बॉन्ड बनाना शुरू कर देते तो उनके अंदर का जो वाटर था वो वाटर रिलीज करके उसको दोबारा से फूड को क्या कर देते हैं, हार्डनिंग करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। यानी कि रिलीज एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, वो एमाइलोपेक्टिन को रिलीज करते हैं। जेल फॉर्म हो गया, जेल फॉर्म होने के बाद कुछ समय जब हम रख देंगे, आपने उसे स्टोरेज के लिए और कूलिंग के लिए रख दिया है, आपने उसे स्टोरेज कर दिया कि कुछ दिन के लिए आपने उसे रख दिया है साइड को, तो वो क्या होगा, उसमें आपका जो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन है वो वापस से जो रिलीज हुए थे वो वापस से क्या करने लगेंगे, अपना बॉन्ड बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। जब वो बॉन्ड बनाना शुरू करेंगे तो दोबारा से क्या आ जाएगा, स्ट्रक्चर हार्ड आ जाएगा। जैसे कि हम जब चावल को उबालने के बाद हम उन्हें 1-2 दिन के लिए छोड़ दोगे आप, तो वापस चावल क्या आता है, अपने हार्ड शेप में आना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, आपका जो राइस है वो उसके बीच का जो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन अलग हो गया था वो वापस क्या बनाना शुरू कर देता है, बॉन्ड बनाना शुरू कर देता है। इसीलिए वो किस फॉर्म में आ जाता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में वो आ जाता है, ठीक है। इसी को हम हार्डनिंग ऑफ द फूड भी बोलते हैं,
हार्डनिंग ऑफ द फूड का मतलब क्या है, मार्बलिंग। ठीक है, ये मार्बलिंग वर्ड भी हम यूज़ कर सकते हैं जब हमारा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में, रिट्रोग्रेडेशन में क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में फूड आ जाता है तो उसे हम हार्डनिंग ऑफ द फूड यानी कि मार्बलिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ है मार्बलिंग वर्ड, इसलिए मैंने यूज़ कर लिया है ये इसमें। ठीक है, वैसे हम इसको रिट्रोग्रेडेशन के अंदर ही रखते हैं। ठीक है, तो रिट्रोग्रेडेशन हो गया हमारा। रिट्रोग्रेडेशन का मतलब क्या है, जब हमारा जेल फॉर्म हो गया था, हमने उसे कुछ समय के लिए अलग कर दिया, जेल को अलग हटा के रख दिया, उसके बाद स्टोरेज के लिए हमने उसे रखा है। स्टोरेज के बाद क्या होगा, कुछ समय बाद वो जो है अपने आप ही दोबारा जो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन जो रिलीज हुआ था वो आपस में फिर से बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा, जिसके चलते जब वो बॉन्ड बनाएगा तो उसके अंदर का जो वाटर था वो बाहर निकलने लगेगा और जो बॉन्ड है वो जो फूड है वो क्या होने लगेगा, हार्डनिंग होना शुरू कर देगा। ठीक है, जैसे कि हमारे चावल हो जाते हैं। जेल बनाने के बाद कुछ समय बाद कूलिंग और स्टोरेज जारी किया जाता है। स्टोरेज रखने पे हमारे क्या होगा, निकला हुआ एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन एक साथ बंधन बनाना शुरू कर देते हैं, जिससे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बन जाता है और भोजन का सख्त होना से हम क्या बोलते हैं, मार्बलिंग बोलते हैं। ठीक है, मार्बलिंग के बाद हमारी नेक्स्ट क्या थी, हमारी थी इसमें इसी में लिखा हुआ है ये। इसके बाद क्या होता है, मार्बलिंग के बाद है हमारा सिंथेसिस एंड वीपिंग। ठीक है, सिंथेसिस एंड वीपिंग में क्या होता है, सिंथेसिस और वीपिंग में जब आपने देखा होगा, मान लीजिए ये हमने बाउल में रखा है हमारा पल्स। ठीक है, पल्सेस। ठीक है, हमने दाल बना के रखी है, पल्सेस रखी हैं इसमें जो कुक्ड फॉर्म में है। ठीक है, जो कुकी बनी हुई जो कुक्ड दाल होती है ना वो रखी है हमने। इसके बाद क्या होगा, जब इस बाउल को हमने 1-2 दिन के लिए रख के छोड़ दिया तो आप देखेंगे इसकी जो सतह है यहाँ पे वाटर वाटर आने लगता है। तो क्यों आने लगता है वाटर, क्योंकि इसके अंदर का जो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन क्या है वो आपस में क्या बनाना शुरू कर देता है, बॉन्ड बनाना शुरू कर देता है, तो वाटर वो रिलीज करता है। यही जो वाटर है वो आपके जो जेल है उससे अलग होना शुरू हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं सिंथेसिस और वीपिंग। जब लिक्विड जो है वो हमारे जेल से सेपरेट हो जाता है। ठीक है, लिक्विड जब हमारे जेल से सेपरेट होने लगता है, किसी भी तरह के जेल को आप देखोगे कुछ दिन रखे रहोगे तो उसमें वाटर जो है ऊपर ऊपर आपको वाटर अलग से दिखाई देने लगेगा, सेपरेटेड वाटर उसमें आपको दिखाई देने लगेगा। क्यों, क्योंकि एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन रिट्रोग्रेडेशन के थ्रू क्या कर रहे हैं, अपना बॉन्ड दोबारा से बना रहे हैं, जिसके चलते वो वाटर को बाहर भेज रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट में क्या होता है, जब वो बॉन्ड बना लेंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा सिंथेसिस और वीपिंग भी हो जाएगा, यानी कि हमारा जो लिक्विड है वो जेल से अलग होना शुरू हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा सिंथेसिस है। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है। सबसे पहले है हमारा जेलेसन, यानी जेलेसन। जेलेसन में क्या होता है, वो जेल बनाना शुरू कर देता है, जेल फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है। फिर जेलेटिनाइजेशन है, जिसमें वो जेल बना लेता है। जेलेटिनाइजेशन के बाद रिट्रोग्रेडेशन है, जब वो क्या करता है, जो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन टूटे हैं वो वापस क्या बनाना शुरू कर देते हैं, बॉन्ड बनाना शुरू कर देते हैं। इसको हम मार्बलिंग यानी कि हार्डनिंग ऑफ फूड भी कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे फूड क्या होता है, हार्ड शेप में, क्रिस्टलाइन शेप में आना शुरू कर देता है। इसके बाद हमारा सिंथेसिस और वीपिंग है। सिंथेसिस और वीपिंग का मतलब क्या होता है, जब वो बॉन्ड बनाता है तो वाटर अपने में से निकालता है। ठीक है, रिलीज करता है एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, जब आपस में बॉन्ड बनाता है तो वहाँ जो वाटर होता है वो उसको रिलीज कर देता है, बाहर निकाल देता है, क्योंकि उन्हें आपस में चिपकना होता है, आपस में बॉन्ड बना करके एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना होता है, तो वो वाटर को रिलीज कर देते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जब हमारे जेल में से वाटर सेपरेट हो जाता है तो हम इसको सिंथेसिस और वीपिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी इसकी प्रोसेस में क्या है, ये हमारी केमिकल उसकी फंक्शनल प्रॉपर्टीज हैं स्टार्च की। अब नेक्स्ट फंक्शनल प्रॉपर्टीज है हमारा डेक्स्ट्रोनाइजेशन। ठीक है, डेक्स्ट्रोनाइजेशन हमारा नेक्स्ट फंक्शनल प्रॉपर्टीज है किसका, स्टार्च का। आपने देखा था, हमने जो पहले टॉपिक पे डिस्कस किया था जिसमें हमने शुगर की देखी थी, तो उसमें हमारा क्या था, कैरामलाइजेशन था और हमारा मिलार्ड रिएक्शन था। तो जो हमारा कैरामलाइजेशन था, जिसमें हमने देखा था कि अनियन में कैरामलाइजेशन हो रहा था, जो ब्राउनिंग कलर आ रहा था उसमें, तो वो उसी तरीके से हमारा डेक्स्ट्रोनाइजेशन भी होता है। ठीक है, वो कैरामलाइजेशन हमारा शुगर्स में होता है। अगर कैरामलाइजेशन पूछेंगे कि शुगर में कौन सी नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग होती है, तो हम कौन सी बताएंगे, कैरामलाइजेशन बताएंगे। ठीक है, और इसके अलावा अगर स्टार्च में कौन सी नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग होती है तो हम कौन सी बताएंगे, डेक्स्ट्रोनाइजेशन बताएंगे। ठीक है, तो ये एक तो नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग है, यानी कि नॉन ऑक्सीडेटिव ब्राउनिंग है। नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग का मतलब क्या है कि कोई भी एंजाइम यहाँ पे रिएक्शन नहीं कर रहा है, ना ही कोई एंजाइम यहाँ पे ब्राउन करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम जब स्टार्च को ड्राई हीट में भूनते हैं,
ठीक है। ड्राई हीट में जब हम भूनते हैं, जैसे कि हम पापड़ भूनते हैं, एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि पापड़ भूनते हैं, तो वो किसका एग्जाम्पल है, वो किसका, डेक्सट्रिनाइजेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है। इसके अलावा रोटी जब हम ड्राई हीट में रोटी जब हम सेकते हैं, ठीक है, ड्राई हीट में जब हम रोटी को बेकिंग करते हैं या रोस्टिंग करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेक्सट्रिनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है। जब भी हमने आटे में क्या है, हमारा स्टार्च है। ठीक है। जो हमने डो बनाया है उसमें स्टार्च है, हमने उसको रोटी बेली। ठीक है। रोटी बेलने के बाद हमने उसे तवे पे सेकी। ठीक है। तवे के बाद जब हम उसे ड्राई हीट में सेकते हैं, ठीक है, यानी कि तवे के बाद जब हम सीधे उसे गैस के ऊपर रोटी को सेकते हैं, बेक करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो उसके अंदर का, जो आपने देखा होगा ऊपर रोटी के ऊपर ब्राउन ब्राउन कलर के कई जगह वो आ जाते हैं, कलर जो है कैसा हो जाता है, ब्राउन ब्राउन कलर हो जाता है, ब्लैकिश सा ब्राउन कलर हो जाता है। ठीक है। वो क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर का जो स्टार्च होता है, स्टार्च को जब हम ड्राई हीट में भूनते हैं, ठीक है, तो वो बेक करते हैं या रोस्टिंग करते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डेक्सट्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, और वो क्या कलर देता है, ब्राउन कलर देता है। जैसे कि आपने देखा था डेक्सट्रीन में और कहाँ कन्वर्ट हो रहा था, और हमारे जो सलाइवरी एमाइलेज है वो भी हमारा क्या बना रहा था, स्टार्च को तोड़ करके डेक्सट्रीन बना दे रहा था, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बन रहा था ना। डेक्सट्रीन के बाद क्या बन रहा था, माल्टोज, है ना। तो ये हमारा सलाइवरी एमाइलेज भी हमारा डेक्सट्रीन बनाता है। उसी तरीके से डेक्सट्रिनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू भी डेक्सट्रीन बनता है। तो डेक्सट्रीन किस किस प्रोसेस के थ्रू बनता है, एक तो जो हम खाना खाते हैं, हमारे मुंह में सलाइवा है, सलाइवा जब मिक्स होता है तो सलाइवरी एमाइलेज जो उसके अंदर है वो स्टार्च को किस में तोड़ देता है, वो स्टार्च को डेक्सट्रीन में कन्वर्ट करता है, जो क्या एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। ठीक है। उसके बाद क्या बनता है, माल्टोज बन जाता है। ठीक है। तो इसी तरीके से एक तो उस तरीके वहाँ डेक्सट्रीन बनता है, दूसरी तरफ कब डेक्सट्रीन बनता है, जब हम किसी भी चीज़ को भूनते हैं, मतलब स्टार्च को भूनते हैं, जब हम स्टार्च को ड्राई हीट में भूनते हैं, तो वहाँ क्या हो जाता है, वो अपनी छोटी छोटी चेन्स में टूट जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेक्सट्रीन बोलते हैं, यानी कि वहाँ ब्राउन कलर आ जाता है। जैसे कि ये हमारे स्टार्च की मॉलिक्यूल है, लंबी लंबी मॉलिक्यूल चेन है ग्लूकोज की। तो अब हमने इसको ड्राई हीट्स में जब इसको भूना, रोटी को जब हम भून रहे हैं, तो उसकी स्टार्च की जो लॉन्ग मॉलिक्यूल चेन्स है वो भी भुनेगी, जिसके चलते रोस्ट होने के चलते क्या होगा, वो बीच में से टूट जाएगी। ठीक है। और वो क्या हो जाएगा, ब्राउन कलर उसका हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्या होगा, जब छोटी छोटी चेन्स में टूट रहा है स्टार्च, तो वो हमारा क्या हो गया, डेक्सट्रीन हो गया। ठीक है। समझ में आ गया। लॉन्ग चेन स्टार्च ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर चेन। जो हमारी लॉन्ग चेन है स्टार्च की, वो क्या होती है, छोटी छोटी चेन्स में टूट जाती है, और ये स्वीट मीठा होता है टेस्ट में। इसलिए रोटी को जब हम चबाते हैं तो वो हमें गेहूँ हमारी मीठी नहीं लगती, हमें जितनी हमारी रोटी गेहूँ मीठी लगती है, क्योंकि वो डेक्सट्रीन, एक तो वैसे भी वो जब हम पका रहे हैं तो उसमें डेक्सट्रीन में वो टूट गया है स्टार्च, दूसरा जो बचा हुआ स्टार्च है वो हमारे मुंह में टूट जाता है। ठीक है। जो हमारा सलाइवरी एमाइलेज है वो उसको तोड़ देता है हमारे वोकल कैविटी के अंदर। बकल कैविटी मतलब जो हमारा बकल कैविटी क्या होता है, जो हमारा मुंह है, ठीक है, जो हमारा माउथ है उसको हम बकल कैविटी बोलते हैं। ठीक है। उसके अंदर वो टूट जाता है। फिर है अल्फा 1,4 ग्लूकोसाइड लिंकेज जो होता है, इसमें कौन सा लिंकेज पाया जाता है, ये पीजीटी के पेपर में आया हुआ है कि हमारे स्टार्च में या हमारे कार्बोहाइड्रेट में कौन सा लिंकेज पाया जाता है। तो इसमें अल्फा 1,4 ग्लूकोसाइड लिंकेज पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, ग्लूकोसाइड लिंकेज। और 1,4 और 1,6 भी पाया जाता है। मैंने बताया था आपको जब हमने एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन की बात की थी, तो एमाइलोज में तो हमारा 1,4 पाया जाता है, एमाइलोपेक्टिन में हमारा दोनों पाए जाते हैं। ठीक है। तो हमारे क्या था, अल्फा 1,4 ग्लूकोसाइड लिंकेज हमारा टूट जाता है, जिसके चलते क्या बनता है, हाँ, ये किस में पाया जाता है, स्टार्च में पाया जा रहा है। ठीक है। जब स्टार्च में पाया जा रहा है तो इसके चलते क्या हो गया है हमारा, जब ये लिंकेज टूट गया है तो स्टार्च की मॉलिक्यूल जो है वो अलग अलग टूट गए हैं, अलग अलग चेन जो है उनकी टूट गई है, छोटी छोटी चेन में वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, जिसके चलते क्या हो गया है, हमारा जो डेक्सट्रीन बन गया है। ठीक है। इसके चलते, और एग्जाम्पल क्या है, आपने देखा होगा जब हम ब्रेड को टोस्ट करते हैं, टोस्टेड ब्रेड होती है ना, जब हम ब्रेड को भूनते हैं, हम टोस्ट बनाते हैं उसका, तो वो ब्राउन हो जाती है। ठीक है। तो वो क्या है, वो क्यों ब्राउन होती है, ऊपर का उसका सरफेस ब्राउन क्यों जाता है, क्योंकि उसका जो स्टार्च था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो डेक्सट्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो ब्रेड सरफेस का जो हमारा कलर क्या हो जाता है, ब्राउन कलर हो जाता है। ठीक है। स्टार्च को 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर सूखी गर्मी, बेकिंग और रोस्टिंग में जब हम भूनते हैं तो डेक्सट्रीन का भूरा रंग आ जाता है। ठीक है। इतना समझ में आया।
ठीक है। तो ये हमारा क्या है, डेक्स्ट्रोनाइजेशन है। तो हमारे स्टार्च में क्या क्या हुए, स्टार्च में हमारे दो हुए, एक तो जेलेटिनाइजेशन हुआ, जेलेटिनाइजेशन के साथ साथ हमारा क्या हुआ, दूसरा हमारा हुआ रिट्रोग्रेडेशन, रिट्रोग्रेडेशन के साथ हमारा सिनरेसिस ऑफ वीपिंग भी था, रिट्रोग्रेडेशन के बाद हमारा नेक्स्ट है डेक्स्ट्रोनाइजेशन। ठीक है, डेक्स्ट्रोनाइजेशन समझ में आ गया ना। तो डेक्स्ट्रोनाइजेशन हमारा स्टार्च में होता है, और जो हमारा शुगर था, शुगर में कौन सा था हमारा, शुगर में हमारा कैरामलाइजेशन था। ठीक है, चीनी में हमारा कैरामलाइजेशन था, शुगर में, सिंपल शुगर्स में हमारा कैरामलाइजेशन था, और इसमें हमारा क्या है, इसमें हमारा डेक्स्ट्रोनाइजेशन है। ठीक है, जो हमारा चपाती में आता है, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है, जो चपाती के ऊपर जो कलर हो जाता है, ब्राउन ब्राउन कलर जब आता है, तो कौन सी प्रोसेस के थ्रू आता है, वो डेक्स्ट्रोनाइजेशन के थ्रू आता है। ठीक है, इसके अलावा जब हम ब्रेड को टोस्ट करते हैं तो वो क्यों ब्राउन हो जाती है, तो वो किसके चलते हो जाती है, डेक्स्ट्रोनाइजेशन के चलते वो ब्राउन हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन समझ में आ गया ना क्या है, स्टार्च, स्टार्च में से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ग्लाइकोजन क्या है, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम ग्लूकोज खाते हैं हम कार्बोहाइड्रेट है, जो भी हमने खाया है, जब वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर वो क्या करता है, हमारी वेन्स में जाता है, यानी कि हमारी ब्लड वेसल्स में जाता है। जब वो ब्लड वेसल्स में जाता है तो वहाँ क्या होता है, जब हमें इतने ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं है तो वो बचा हुआ जितना ग्लूकोज यूज़ होना होता है हो जाता है हमारी बॉडी में, हमें एनर्जी देने में जितना यूटिलाइज होता है हो जाता है। बाकी बचा हुआ ग्लूकोज कहाँ जाता है, हमारे लीवर में जाता है। ठीक है, लीवर में जाकर वो किसके फॉर्म में से स्टोर हो जाता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, यही ग्लाइकोजन जब भी हमें एनर्जी चाहिए होगी तो यही ग्लाइकोजन वापस किस में टूटेगा, हमारे ग्लूकोज में टूट जाएगा और हमें एनर्जी देगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ग्लाइकोजन क्या है हमारा, ग्लाइकोजन हमारा 500 से 10,000 ग्लूकोज यूनिट तक का इसमें पाई जाती है। ठीक है, 5,000 से 10,000 ग्लूकोज यूनिट तक हमारी ग्लाइकोजन में पाई जाती है। रिजर्व फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल बॉडी, ये आता है कि क्योंकि अभी तक जितने भी हमारे वो पाए जा रहे थे कार्बोहाइड्रेट, वो हमारे कहाँ पाए जा रहे थे, प्लांट बॉडी में पाए जा रहे थे। सिर्फ हमारा कौन सा पाया जाता है, जो हमारा ग्लाइकोजन है ये हमारा एनिमल बॉडी में पाया जाता है। और अगर हम बात करें तो हमारा लैक्टोज भी मिल्क शुगर में पाया जा रहा था सिर्फ। ठीक है, तो लैक्टोज भी कहाँ पाया जा रहा था, मिल्क शुगर में पाया जा रहा था। इसके अलावा हमारा कौन सा हो गया, ग्लाइकोजन है। अगर हमसे पूछा जाएगा कौन सा कार्बोहाइड्रेट एनिमल बॉडी में रिजर्व फॉर्म में हमें मिलता है, तो कौन सा मिलता है, ग्लाइकोजन मिलता है। समझ में आ गया। ये मसल्स में लगभग 350 ग्राम तक होता है ह्यूमन बॉडी में, और लीवर में 200 ग्राम तक ये स्टोर होता है। लगभग 550 ग्राम ये हमारी बॉडी में स्टोर हो सकता है, कौन, ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन हमारे 550 ग्राम तक हमारी बॉडी में स्टोर हो सकता है। ठीक है, इसको हम एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं ग्लाइकोजन को। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि किसको हम एनिमल स्टार्च बोलते हैं, बल्कि आया हुआ भी है टीजीटी पीजीटी में, तो इस तरीके के क्वेश्चन दे देते हैं वो। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाता है कि एनिमल स्टार्च किसको बोला जाता है, तो किसको बोला जाता है, ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च बोला जाता है। ठीक है, 5,000 से 10,000 ग्लूकोज यूनिट तक होता है। पशु शरीर में कार्बोहाइड्रेट का आरक्षित रूप है, रिजर्व्ड रूप है। ठीक है, स्टोर हो जाता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में। पेशी में 350 ग्राम और यकृत में 200 ग्राम तक पाया जा सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं, पशु स्टार्च या एनिमल स्टार्च भी इसको बोलते हैं। एनिमल का मतलब क्या है, ये ह्यूमन बॉडी में या एनिमल बॉडीज में ये सेव हो सकता है। बाकी सारे प्लांट किंगडम में पाए जा रहे थे, सिर्फ ग्लाइकोजन ही क्या है हमारा, एनिमल स्टार्च है, यानी कि एनिमल किंगडम में ये पाया जाता है स्टार्च फॉर्म में। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है हमारा, अब हमारे ग्लूकोज के फंक्शन क्या क्या हैं। ठीक है, ग्लूकोज के जो फंक्शन है उसमें सिंपल फंक्शन क्या है हमारा, मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन हम देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट में मतलब मेन तो वो ग्लूकोज ही है, लेकिन हम यहाँ कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन देखेंगे। तो मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज टू प्रोवाइड एनर्जी टू ऑल सेल्स इन दी बॉडी, मतलब शरीर की सभी कोशिकाओं तक क्या पहुँचाना है, हमें एनर्जी पहुँचानी है। तो ये तो मेन फंक्शन है। कार्बोहाइड्रेट खाने का मेन उद्देश्य ये है कि शरीर को क्या देना है, एनर्जी देनी है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी एनर्जी पाई जाती है, ये तो सबको ही पता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आप खाओगे तो आपको कितनी मिलेगी, 4 किलो कैलोरी एनर्जी आपको मिलेगी। ठीक है, फैट से कितनी मिलती है, 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, और प्रोटीन से भी हमारी 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ग्लूकोज इज इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी सप्लाई टू ब्रेन, मतलब जो ब्रेन है, ब्रेन के लिए बहुत जरूरी है कि उसे ग्लूकोज मिले, क्योंकि ब्रेन सिर्फ ग्लूकोज से ही एनर्जी लेता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट स्पेयर प्रोटीन फॉर देयर प्राइमरी फंक्शन। अब क्या करता है कार्बोहाइड्रेट जो है, प्रोटीन को उसके प्राइमरी फंक्शन के लिए
लिए बचा लेता है। जैसे कि अगर मेरे खाने में कार्बोहाइड्रेट की कमी है, ठीक है, फंक्शन क्या है, कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या है, मेन एनर्जी देने का काम है, ठीक है। लेकिन अब मेरे खाने में कार्बोहाइड्रेट की कमी है, मैं खाने में बिल्कुल भी कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रही हूँ, तो क्या होगा, मेरी बॉडी जो है, वो जो मेरी बॉडी है उसे तो काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो क्या करेगी, कार्बोहाइड्रेट से तो उसे एनर्जी मिल नहीं रही, तो वो प्रोटीन से एनर्जी लेना शुरू कर देगी, ठीक है। और ये बहुत बॉडी के लिए हार्मफुल जो स्टेज होती है वो होती है। सबसे पहले बॉडी क्या करेगी, फैट को तोड़ेगी, फैट से एनर्जी लेना शुरू करेगी, ठीक है। जब हमारी बॉडी में फैट भी खत्म हो जाएगा, ठीक है, जब फैट भी खत्म हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट तो पहले से ही नहीं है, फिर फैट भी जब खत्म हो जाएगा, जो भूखमरी वाली स्टेज होती है, बिल्कुल जो स्टारवेशन वाली स्टेज होती है, वाली स्टेज है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, जब वो फैट भी बॉडी में से खत्म हो जाएगा, तो वो प्रोटीन से एनर्जी लेना शुरू कर देगी। जो हमारी बॉडी में प्रोटीन स्टोर्ड है या हमारी डाइट के थ्रू जो प्रोटीन जा रहा है, उससे वो एनर्जी लेना शुरू कर देगी, कौन, बॉडी, ठीक है। अब क्या होगा, प्रोटीन अपना काम छोड़ करके, यानी कि जो बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, वो काम छोड़ के वो हमारे शरीर को एनर्जी देने का काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल और बिल्कुल भूखमरी वाली स्टेज ये कहलाती है। तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट अगर होगा तो प्रोटीन अपना काम करता रहेगा, ठीक है। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट हमारी डाइट में होना जरूरी है। इसके साथ ही इनहेंस कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फैट दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एंटी कीटोजेनिक इफेक्ट। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट की कमी है तो हमें तो एनर्जी चाहिए, तो हमें एनर्जी देने के लिए कौन टूटना शुरू हो जाएगा, फैट टूटना शुरू हो जाएगा। अब जब फैट टूटेगा तो फैट का जो सही ऑक्सीडेशन है, वो नहीं हो पाएगा। इसके चलते क्या होगा, वो क्या करने का, हमें एनर्जी देने के लिए जल्दी जल्दी टूटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो उसका जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन है वो नहीं हो पाएगा, जो उसकी कंप्लीट प्रोसेस है फैट के ऑक्सीडेशन की, फैट के टूटने की, वो नहीं हो पाएगी। जिसके चलते क्या होगा, बॉडी में कीटोन बॉडीज बननी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। फैट अगर सही तरीके से नहीं टूटता है तो क्या होता है, कीटोन बॉडीज बननी शुरू हो जाएंगी। और कीटोन बॉडीज क्या होती हैं, एक तरीके से जहरीले पदार्थ है बॉडी में, और ये क्या करते हैं, हमारा जो ब्लड है उसका जो मीडियम है, पीएच कितना होता है ब्लड का, आपने देखा था न्यूट्रल होता है, तो ये ब्लड के पीएच को क्या करना शुरू कर देगा, ब्लड के पीएच को बढ़ा देगा, यानी कि घटा देगा, यानी कि एसिडिक करना शुरू कर देगा, यानी कि ब्लड में क्या हो जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी, ठीक है। और एसिडिक ब्लड हो जाएगा, और इससे क्या होगा, बॉडी में बहुत हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसीलिए हमारा क्या है, फैट भी हमारा फैट को बचाने के लिए और हमारे प्रोटीन को बचाने के लिए हमारे खाने में क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद ही है जो हमारे कार्बोहाइड्रेट में जो हमने देखा था, मिल्क शुगर थी हमारी, लैक्टोज, ठीक है। लैक्टोज अगर हम लेंगे तो लैक्टोज हमारा क्या करता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के, फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन को वो बढ़ाता है, कौन, लैक्टोज। लैक्टोज क्या थी, हमारी मिल्क शुगर थी, है ना, मिल्क शुगर थी, तो वो क्या करती है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को और साथ ही साथ फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन को भी हमारा लैक्टोज जो है वो बढ़ाती है, ठीक है। और साथ ही साथ जो हमारे इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया होते हैं, मैंने बताया था हमारी बड़ी आंत पे जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, ठीक है। उन बैक्टीरिया को भी वो क्या करती है, उनकी ग्रोथ में हेल्प करती है लैक्टोज, ठीक है। समझ में आ गया इतना। तो ये क्या है, ये हमारे फंक्शंस हैं, किसके, हमारे कार्बोहाइड्रेट के ये फंक्शंस हैं। कौन कौन से फंक्शंस हैं हमारे, मेन फंक्शंस तो हमारा एनर्जी देना है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। बॉडी को क्या काम करेगा, एनर्जी देगा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमारा 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है, ठीक है। ग्लूकोज इंपॉर्टेंट है किसके लिए, हमारा ब्रेन को एनर्जी सप्लाई देने के लिए, क्योंकि ब्रेन के लिए ज़रूरी है कि वो सिर्फ ग्लूकोज से ही एनर्जी लेता है, ठीक है। तो ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी है ग्लूकोज का होना। इसके अलावा फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, हमारा प्रोटीन को बचाता है। अगर हमने प्रोटीन को बॉडी में ग्लूकोज की कमी है, कार्बोहाइड्रेट की कमी है, तो प्रोटीन एनर्जी देना शुरू कर देगा, जिसके चलते वो जिसका प्राइमरी फंक्शन है बॉडी बिल्डिंग का, वो उसको छोड़ करके क्या करेगा, एनर्जी देने का काम शुरू कर देगा, ठीक है, प्रोटीन। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि हमारी डाइट में क्या होना चाहिए, हमारी डाइट में
हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। इसके अलावा फिर क्या था हमारा जो, अगर हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा जो फैट है उसके चलते क्या होगा, फैट यूज़ होने लगेगा किसके लिए, एनर्जी के लिए, ठीक है। इसके चलते क्या होगा, फैट का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब ये है जो एक कंप्लीट प्रोसेस होती है फैट की टूटने की वो नहीं हो पाएगी, जिसके चलते क्या बनने लगेंगी बॉडी में, कीटोन बॉडीज बनने लगेंगी। कीटोन बॉडीज क्या है, एक तरीके से हार्मफुल केमिकल्स हैं, ठीक है। तो कीटोन बॉडीज होगा तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कीटो एसिडोसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इस कंडीशन को, कीटो एसिडोसिस हम इस कंडीशन को बोलते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो हमारा एसिड सीरम, जो हमारा ब्लड है, जो ब्लड है हमारा यानी कि जो सीरम है उसका मीडियम क्या हो जाएगा, एसिडिक मीडियम हो जाएगा। तो इसके चलते हमारा जो न्यूट्रिएंट्स है और उनके जो फंक्शंस हैं वो सही से नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो एसिडिक है। तो सारे ब्लड का ही काम है सारे न्यूट्रिएंट्स को उनकी जगह पहुंचाने का, बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का, ठीक है। और साथ ही साथ हमारा लैक्टोज है, लैक्टोज का काम क्या है, लैक्टोज का काम है हमारा कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना। लैक्टोज भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही तो है ना, एक तरह का डाइसैकेराइड से। तो हमारे कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना और हमारे फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना, और साथ ही साथ जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जो हमारी बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया जो होते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, उनकी ग्रोथ में भी लैक्टोज हेल्प करता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य शरीर की सभी कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करना है। 1 ग्राम CHO 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। मस्तिष्क को ऊर्जा की पूर्ति के लिए ग्लूकोज महत्वपूर्ण है। अपने प्राथमिक कार्य के लिए कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को बचा देता है। वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण को बढ़ाएं तो एंटी केटोजेनिक प्रभाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लैक्टोज कैल्शियम फास्फोरस के अवशोषण को बढ़ाता है और आंत में बैक्टीरिया के विकास में मदद करता है, ठीक है। फिर क्या काम करता है, ये कुछ जो कार्बोहाइड्रेट है कुछ बॉडी के पार्ट्स को बनाने में भी हेल्प करता है। जैसे कि हमारा क्या है, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सम बॉडी पार्ट्स, जैसे कार्टिलेज हो गया, नर्व टिश्यूज हो गए, मैट्रिक्स हो गया, कनेक्टिव टिश्यूज हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया। ये सब बॉडी के लिए जरूरी बॉडी पार्ट्स है। इनको बनाने के लिए भी कौन हेल्प करता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट हेल्प करता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सम नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, मतलब कि जो हमारी बॉडी में 2 तरह के अमीनो एसिड होते हैं ना, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हमारी बॉडी में खुद ही बन सकते हैं, ठीक है, खुद प्रोड्यूस हो जाते हैं वो। तो अमीनो एसिड मिलकर के क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, सबको पता है। तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स को बनाने के लिए भी कुछ जो हमारी बॉडी में खुद बनते हैं, तो उनका अपना रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वो बॉडी में अपने आप ही वो प्रोड्यूस हो जाते हैं कुछ चीज़ों के साथ। तो उसमें क्या है, हमें उसको डाइट में लेने की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स बोलते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट उन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स को बनाने में भी हेल्प करता है, ठीक है। हेल्प इन एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी, और जो हमारी बॉडी के बहुत सारे वेस्ट मटेरियल होते हैं वो उनको भी क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। जैसे हमारा क्या है, ग्लूक्योरोनिक एसिड। ग्लूक्योरोनिक एसिड क्या होता है, ग्लूकोज का मेटाबोलाइट है, यानी कि जब ग्लूकोज टूटता है उसमें मेटाबॉलिक जब ग्लूकोज टूटता है मेटाबॉलिज्म होता है। ग्लूकोज का कहाँ होता है मेटाबॉलिज्म, का मतलब क्या होता है, जब ग्लूकोज हमारी नसों में जाकर के हमारी जो सेल्स पे जा रहा है, ठीक है, जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत है। तो जब सेल्स में वो एनर्जी दे रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म बोलेंगे, ठीक है। एनर्जी देने के लिए जब उसमें प्रोसेस हो रही है, जब वो टूट रहा है, रिएक्शंस हो रही हैं, तो वो क्या बोलेगा, मेटाबॉलिज्म बोलेंगे, ठीक है। तो उस समय जब ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है तो उसमें क्या है, एक ग्लूक्योरोनिक एसिड बनता है। उसका काम क्या होता है, ग्लूक्योरोनिक एसिड क्या करता है, बॉडी की सभी जहाँ जहाँ वेस्ट मटेरियल है सभी वेस्ट मटेरियल को ले करके वो बॉडी में क्या, बॉडी से बाहर निकाल देता है, ठीक है। शरीर के किसी अंग के निर्माण में सहायता करना, उदाहरण उपास्थि, तंत्रिका उत्तक, मैट्रिक्स, संवेदी उत्तक और न्यूक्लिक एसिड। कार्बोहाइड्रेट को कुछ गैर आवश्यक अमीनो एसिड्स में परिवर्तित किया जा सकता है। शरीर में अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने में मदद करता है। उदाहरण के लिए ग्लूकोरोनिक एसिड और जो ग्लूकोज का मेटाबोलाइट है, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। कार्बोहाइड्रेट के आपके जो फंक्शंस हैं वो भी समझ में आ गए होंगे, क्योंकि फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। तो आज हमने कौन कौन से फंक्शंस पढ़े, आज हमने ये तो पढ़ ही लिया है हमने। इसके बाद क्या 3 फंक्शन और जो हमने पढ़े, कुछ बॉडी पार्ट्स बनाने में हेल्प करता है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड को भी बनाने में हेल्प करता है, और कुछ जो वेस्ट मटेरियल उनको बॉडी से बाहर निकालने में भी हेल्प करता है। थैंक यू एवरीवन। अब हम नेक्स्ट जो है अगली क्लास में पढ़ेंगे।